आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जितने भी करंट इवेंट्स हैं वो सभी लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटिव हैं। ठीक है, फालतू की चीजें ना बात करते हुए, ना फालतू की चीजें करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं। और बस आज थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है कि क्वेश्चन ना देके आपको पॉइंटों में चीजें दी हैं। ठीक है, तो पॉइंटों में भी आप लोगों को ये इसलिए दिए कि आप अपने कान में ईयरफोन लगा के आप इसे आराम से सुन सकते हैं। सुनेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चंस याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बस सुन लीजिए, जैसे न्यूज को सुनते हैं ऐसे ही सुन लीजिए 15 मिनट, और 15 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म करते हैं सारे करंट अफेयर आज के क्या क्या है। तो पहले करंट अफेयर पे जाते हैं। पहला करंट अफेयर है या पहला पॉइंट देखते हैं हम कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो हमारा मनाया जाता है वो है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। रीजन है क्यों मनाया जाता है, तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे इस दिन राजस्थान के पोखरण में सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, इसलिए ये हमारा मनाया जाता है। मई 1908 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो भी सफल न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, और भारत एक न्यूक्लियर पावर के रूप में दुनिया में उभर के आया था। ठीक है, तो ये हमारा डे मनाया जाता है। सबसे पहले वैसे अगर देखा जाए विश्व में सबसे पहले न्यूक्लियर बम किसने फेंके थे, तो वो अमेरिका ने जापान पर फेंके थे। आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, अगली तरफ देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। याद रखना है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इजराइल में 42,000 भारतीयों को रोजगार मिलेंगे। अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि इजराइल के विदेश मंत्री भारत में आए थे किम, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से बात की थी, और बात करने के बाद एक बात और बताई थी, इजराइल, अरब और इंडिया के बीच एक रेलवे लाइन भी खींची जा रही है, जिससे भारत और इजराइल के बीच आयात और निर्यात में जो टैक्स था वो बच सके, थोड़ा है ना, जल्दी काम हो सके और टैक्स भी बच सके, टैक्स में भी कमी आ सके, है ना। और साथ ही इजराइल में 42,000 जो भारतीय हैं उनको काम पर भी रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई भारत से जब आयात निर्यात अच्छा होने लग जाएगा तो वहां इजराइल में भी हमारे देश के लोग होने चाहिए और इजराइल के लोग भारत में होने चाहिए। ऐसा नहीं है इजराइल में ही भारतीयों को रखा जाएगा 42,000, भारत में भी इजराइल के लोगों को रखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा। अगला पॉइंट कहता है दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को देश के 4 धामों से जोड़ा जाएगा। क्या है दोस्तों? वंदे भारत ट्रेन को देश के 4 धामों से जोड़ा जाएगा। तो ये क्या है? वंदे भारत ट्रेन को देश के 4 धामों से जोड़ा जाएगा और छोटे छोटे तीर्थ स्थलों से भी जोड़ा जाएगा। अब क्या चल रहा है दोस्तों, आपको पता है कि वंदे भारत ट्रेन हमारी चल रही है। अभी उड़ीसा को ट्रेन मिलेगी, वंदे भारत, और अभी बाद में ही बिहार को। पहली बार उड़ीसा को मिलेगी, पहली बार मतलब कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है, बहुत सारी चल चुकी हैं, लेकिन उड़ीसा को अब मिलेगी पहली ट्रेन, और ऐसे ही बिहार को मिलेगी। और इसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से पूरा देश जुड़ जाएगा, और पूरा देश जुड़ने का मतलब है कि आप 4 धाम की यात्रा 3 महीने के अंदर अंदर 4 धाम की यात्रा वंदे भारत ट्रेन से कर सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य ये है। और जो छोटे छोटे स्थल है, तीर्थ स्थल है, उनको भी आप उन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगली तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन या अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा। अगला पॉइंट कहता है दोस्तों, मेक इन इंडिया के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनी चाइना से भारत में शिफ्ट हो रही है। देखिए, मोदी जी ने, मैंने कल ही बताया था आपको कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया। मेक इन इंडिया का मतलब कि भारत को बनाना है, एक नया भारत बनाना है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, और उन्होंने एक और नया नारा दिया है, न्यू इंडिया का। तो उसी के माध्यम से मेक इन इंडिया पर चर्चा करने के लिए आपको पता है कि एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी मिले थे, जो देश में धीरे धीरे जल्दी जल्दी करके और तरक्कियां हो सकें। ठीक है, और इसी के तहत जो चाइना में मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो अब किधर शिफ्ट होती जा रही है, वो भारत की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विश्व में 5 देशों में, विश्व के जो 40 देशों की एक स्टडी की गई थी, उनमें जो 5 देश थे, उन 5 देशों में भारत भी था, जिसमें सबसे ज्यादा, मतलब चाइना से 2 गुना ज्यादा लेडीजें भारत की एंटरप्रेन्योर बन रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चाइना से भी शिफ्ट हो रही है, किधर? भारत की तरफ। अगली तरफ देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों।
अगला है हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि भारतीय सेना जेट पैक सूट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया है। आगरा के अंदर स्कूल है जहां पर इसका डेमो भी किया गया था। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जेट पैक सूट जो मतलब भारत में विकसित होने वाला है, और या भारत और भी दूसरे देशों से, क्योंकि भारत में भी उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस सूट को विकसित कर सकें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो भारत में इस सूट को विकसित करने के लिए उनके पास हैं, और कुछ चीजें, कुछ इलेक्ट्रिक चीजें बाहर से मंगवाई जाएंगी, ठीक है। और इसके माध्यम से, सूट का नाम है जेट पैक सूट, इस सूट के माध्यम से जो भारत की सीमाएं हैं उन पर सैनिकों को तैनात किया जाएगा, ताकि देश की जो सीमाओं की अच्छे से सुरक्षा हो सके। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इस सूट के माध्यम से, जो बहुत कुछ ऐसी चीजें थी कि हम जल्दी से ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाते थे, पहाड़ी हिली एरिया पे नहीं पहुंच पाते, तो इस सूट के माध्यम से भारतीय सैनिक अब जल्दी से ऊपर के हिली एरिया पे ऊपर भी जल्दी से पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इस सूट के बहुत सारे यूज है, ठीक। और मैंने जैसे आपको बताया कि पीएम मोदी जी का एक नारा है न्यू इंडिया, और उसी के तहत ये मुहिम चलाई जा रही है कि भारत को अलग अलग चीजें प्रोवाइड की जाए, भारत में एक अलग ही क्रांति लाई जाए, ताकि भारत भी जैसे पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, ऐसे ही फिर दोबारा से जाना जाए विश्व गुरु के नाम से, ठीक है। एक विकासशील देश ना होकर एक विकसित देश की श्रेणी में आए, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। ये सूट है और इसका जो परीक्षण किया है, डेमो जो किया है, आगरा के अंदर एक सैनिक स्कूल है जहां पर इसका डेमो किया है। डेमो मतलब एक परीक्षण किया है, और उस परीक्षण की ये तस्वीरें हैं, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, या पॉइंट, लम्पसी स्किन डिजीज एक वायरस है। देखिए लम्पसी स्किन डिसीज, इसको ध्यान रखना। अभी आपने सुना होगा कि बहुत पहले जो हमारे पशु हैं वो मर रहे थे, जैसे गाय भैंस ये सभी मर रही थी। किस कारण से? ये लम्पसी स्किन डिसीज था, जो होता है किसके कारण से? कैप्री पॉक्सियम के कारण से होता है। ये एक वायरस है, लम्पसी स्किन डिसीज एक वायरस। कौन सा वायरस? कैप्री पॉक्सिमस वायरस के कारण से होता है, ठीक है। और ये किस कारण से फैलता है? जब मच्छर, अगर किसी गाय को ये वायरस हो गया है, लम्पसी स्किन डिसीज हो गई है, और उसे किसी मच्छर ने काट लिया, और वही मच्छर किसी दूसरे पशु को काट लेगा, तो उसको भी लम्पसी स्किन हो जाएगा। जिस कारण से आपको पता है कि भारत के बहुत सारी गायें भैंसें मर चुकी थी, ठीक है, क्योंकि वो उसके लेग पे इफेक्ट करता है। और आपको पता है कि दूध का पार्ट वहीं से ही होता है, गाय से जो दूध निकलता है, भैंस से दूध निकलता है, वहीं पे ही होता है, और उसको ये खत्म कर देता है दूध देने की क्षमता को, ठीक है। और साथ ही साथ उसके नेक पे भी वो इफेक्ट करता है। ये जो वायरस है नेक पे भी इफेक्ट करता है, जिस कारण से उनकी मौत हो जाती है, सांस लेने में तकलीफें होने लग जाती हैं पशुओं को। इसी कारण से भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन था वो सबसे ज्यादा भारत का ही था, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटता जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत सारे पशुओं मरे हैं। और आपने देखा होगा कि जो दूध है, दूध का रेट दिन पर दिन बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके। आपने देखा होगा अभी अमूल वालों ने एकदम बहुत बार रेट बढ़ाया दूध के, तो उसका कारण भी यही रहा है, ठीक है दोस्तों, कि लम्पसी स्किन डिसीज जो है एक वायरस है, और किसके कारण है? कैप्री पॉक्सिमस के कारण होता है। कैप्री पॉक्सिमस क्या है? ये एक वायरस है जिसके कारण से लम्पसी स्किन डिसीज होता है। किनको? पशुओं को, ठीक है दोस्तों। देखो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट भी कर रखा है। ये सबसे ज्यादा इस हिस्से पे इफेक्ट करता है, और गाय के पीछे वाले हिस्से पे इफेक्ट करता है, जिस कारण से यहां इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और फिर दूध देने में भी इनको तकलीफ होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, इंडिया एंड यूएसए मिलकर पीएम मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एंड जोए बिडेन, जोए बिडेन कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट, से मीटिंग करेंगे और कई अन्य विषयों पर चर्चा भी करेंगे। मैंने आपको बताया मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, वही सारी चीजें, उन्हीं के लिए ये लोग चर्चा कर रहे हैं, देश को बेटर बनाना चाहते हैं, है ना। तो जून में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जाएंगे कहाँ? अमेरिका में जाएंगे, वहां के प्रेसिडेंट जोए बिडेन से मिलेंगे, बहुत सारी बातों पर चर्चाएं होंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडो पैसिफिक ओशियन जो है दोस्तों, इंडो पैसिफिक ओशियन में जो भी चाइना का एग्रेशन है, मतलब चाइना उस पर अपना कब्जा जमाने के चक्कर में लगा हुआ है लगातार इंडो पैसिफिक ओशियन में, तो उसे दोनों देश मिलकर खत्म कर दें, इसके लिए
दोनों देश मिलकर चाइना के एग्रेशन को इंडो पैसिफिक ओशियन में खत्म कर दे, इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप का नाम है क्वाड ग्रुप। याद रखना है दोस्तों, ग्रुप का नाम क्या है? क्वाड ग्रुप। और क्वाड ग्रुप में 4 देशों को लिया गया है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। देश भी आ सकते हैं कि क्वाड ग्रुप में कितने देश हैं, कौन सा ग्रुप बना है क्वाड ग्रुप, किस लिए? चाइना के एग्रेशन को खत्म करना है, किस में? इंडो पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन अभी जून में फिर दोबारा जाएंगे पीएम मोदी जी। और देखा गया है कि अभी जब से 2014 से मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से कई बार अमेरिका जा चुके हैं, जिस कारण अमेरिका और भारत के संबंधों में बहुत मजबूती आई है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? आगे कहता है ये वेस्ट बंगाल में, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर, क्योंकि अभी 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था, पीछे की वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारी बातें बताई थी उसमें। तो वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी बताया था। इन्होंने 2 देशों के नेशनल एंथम को भी लिखा है ना, सारी मैंने आपको बताई थी। तो वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन एक टाउन है। वेस्ट बंगाल में क्या है? शांति निकेतन एक टाउन है। उस टाउन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। बताया था कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो शांति निकेतन एक टाउन है जिसमें विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब इस यूनिवर्सिटी को क्या? अब इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखने के लिए तैयार होने वाली है, कि वो रखेगी इसको। ठीक है, इसका नाम मतलब उन्होंने अपनी लिस्ट में रख लिया है, लेकिन 1 साल बाद वो इसके बारे में मतलब खुलासा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखा जाता है तो 1 साल पहले उसके नाम को अंकन किया जाता है, आफ्टर देन 1 साल बाद उसका नाम खोला जाता है कि अब ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से काफी फेमस है, आपको पता है, क्योंकि शांति निकेतन में टाउन है, टाउन में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखने के लिए रिकमेंडेड किया गया है। अगर चांसलर की बात करें, यहाँ के ध्यान रखना है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री। मतलब चांसलर का नाम अगर आ जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। और वाइस चांसलर की बात करें तो प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती यहाँ के प्रोफेसर हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? साथ ही आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि इनका जो गीतांजलि था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भी पता होना चाहिए हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अच्छा, अगर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की बात करें तो टोटल मतलब जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें कितने स्मारकों को, कितने मॉन्यूमेंट को रखा गया है भारत में? तो वो है टोटल 40। अब 41वीं कौन सी बनने जा रही है? वो है शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अभी बनी नहीं है, बनने जा रही है। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स की बात करें कि भारत में टोटल कितने स्मारक हैं, तो 36। मैं ठीक कर देता हूं इसको। ये दोस्तों 36 140 टोटल इतने स्मारक हैं दोस्तों। और इनमें से 40 मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखे गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखे गए हैं। अगर हम सबसे लास्ट की बात करें, यहां देखो मैंने मेंशन कर रखा हुआ है भारत का गुजरात का हड़प्पन सिटी धोलावीर। एक मिनट, देखो दोस्तों, एक है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो जहां पर क्या पाया जाता है? एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और गुजरात का हड़प्पन सिटी है धोलावीर, यह भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर है, यह भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लेकर रखा गया है। यह भारत का पहला और मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। देखो मैं बताता हूं कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना सिक्किम के अंदर, वो भारत का पहला हेरिटेज है। पहला हेरिटेज कौन सा बना था? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, और कौन सा है? ये भारत का पहला हेरिटेज बना था, फर्स्ट हेरिटेज बना था भारत का, हेरिटेज लिस्ट में आया था। और इसे ये मिक्स्ड भी है, मिक्स्ड हेरिटेज भी है। ठीक है,
तो पहला भी है और मिक्स्ड भी है। और सबसे लास्ट की बात करें तो दोस्तों लास्ट है गुजरात का हड़प्पन सिटी धोलावीर। कौन सा है ये? गुजरात का हड़प्पन सिटी धोलावीर, ये 40th नंबर का है। मतलब कि मैंने आपको बताया था 40 स्मारक है। 40 में पहला है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का, और अगर दूसरे सबसे लास्ट की बात करें वो है गुजरात का धोलावीर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। आगे कहता है आईसीएमए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के द्वारा ब्लड बैग को डिलीवर्ड करके दिखाया है। मतलब क्या है कि ड्रोन था, एक ड्रोन में ब्लड का बैग रखा और उस बैग को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाया। देखा वहां पे कि ये ठीक से पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और इसके माध्यम से उन्हें पता लगा कि अब अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उस व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि एम्बुलेंस से किसी और माध्यम से, रोड के माध्यम से उसे पहुंचाया जाए, या अलग से एक व्यवस्था करके हेलीकॉप्टर के द्वारा उसको दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसमें काफी टाइम लगने की संभावना है, इतने आदमी शायद सीरियस हो और उसकी डेथ हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रशिक्षण किया था जिसमें सफल हुए हैं कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल इन्होंने बैग को, जो ब्लड बैग था उसको रखा और वहां पहुंचाया, और वहां जब देखा तो वो बैग बिल्कुल सुरक्षित तौर पे था। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी के तौर पर ड्रोनों के माध्यम से ब्लड बैग पहुंचाया जाएगा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बुलंद भारत एक्सरसाइज। याद रखना कि अभी भारत की एक एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है बुलंद भारत एक्सरसाइज। कहां चल रही है? अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। किस किस के बीच चल रही है? भारत की इन्फेंट्री और आर्टिलरी, और साथ ही सीएपीएफ में मैं आपको बता चुका हूं बहुत फोर्स आती हैं जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, ये सारी फोर्स कहाँ आती है? सीएपीएफ में। तो इन सभी के मध्य चल रहा है एक बुलंद भारत एक्सरसाइज। इसके माध्यम से इन लोगों के बीच तालमेल बनाने की बातें की जा रही हैं कि ये लोग एक साथ एक्सरसाइज करेंगे तो कभी वॉर जोन में जाने का समय आया तो ये इनके बीच में तालमेल एक साथ बनी रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला कहता है इंडियन स्पेस पॉलिसी। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है, और 2023 का कहना यह है कि केवल इसरो ही सारे रिसर्च ना करे, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं उनकी भी मदद ले, क्योंकि अमेरिका की जो नासा है वो खुद तो सारे रिसर्च कर रही है, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट एजेंसियों को भी इसमें शामिल कर रही है। जैसे आपको पता है स्पेस एक्स एलन मस्क साहब की है और उसको इसमें इन्वॉल्व किया है नासा में। ठीक है, तो उसकी मदद ले रही है। तो छोटे मोटे काम प्राइवेट एजेंसी कर देंगी ताकि जो बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े मिशन है, उनको करने के लिए इसरो को टाइम मिल सके। तो यही पॉलिसी है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ठीक है, कि छोटे स्पेस सेंटरों को भी, जो प्राइवेट है उनको भी यूज में ले, उनको साथ लेकर चले। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेस एक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट है जिससे स्टारलिंक जो सैटेलाइट है उससे डायरेक्ट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मतलब कि जैसे हमें इंटरनेट चलाना हो तो टावरों की द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है, लेकिन स्टारलिंक जो सैटेलाइट है उससे डायरेक्ट इंटरनेट फोन पर आ जाता है। इसका मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं उसको इंटरनेट की सुविधा मिलती रहेगी। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, किससे? स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से, स्पेस एक्स ने। ठीक है, और भी जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, ये भी अपनी ऐसे ही सैटेलाइट भेज रहे हैं ऊपर जिससे डायरेक्ट इंटरनेट चलता है बिना टावर के। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला है बदलते हुए टेम्परेचर के कारण हिजोल, और हिजोल जिसे कहते हैं इंडियन ओक भी कहते हैं, इंडियन ओक ट्री भी कहते हैं, कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं दोस्तों? टेम्परेचर में बदलाव आता जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में बदलाव आने के कारण ये कम होते जा रहे हैं। पेड़ देख लीजिए इस टाइप का होता है, इसमें फूल निकले हुए होते हैं थोड़े थोड़े, है ना, और थोड़ा गुलाबी, थोड़ा रेड कलर का ये होता है। ठीक है, फूल निकले होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक, तो दोस्तों इसके माध्यम से क्या हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से हिजोल जो है वो खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे करके उसके पेड़ जो है नष्ट होते जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हिजोल
सबसे ज्यादा हार्ट डिसीज में काम आता है, और साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कफ में भी खांसी में भी बहुत काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आप बन सकता है आपका कि कौन सा पौधा है, वो कौन सा पेड़ है जो अब खत्म होने की कगार पे है टेम्परेचर के कारण, वो है हिजोल, या दूसरा नाम है इंडियन ओक। ठीक है, काम है उसका हार्ट डिसीज में और दूसरा काम है उसका बच्चों के कफ के लिए। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, आगे क्या है, चलिए यहीं पे हमारे सारे खत्म होते हैं दोस्तों, और ऐसे ही डेली पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जिनके बारे में डिस्क्राइब होगा, और ये सारे चीजें आप अगर न्यूज़पेपर भी उठा के देखते हैं, द हिंदू उठा के देखते हैं, उसके जो आर्टिकल मेंस थे वो सभी मैंने इसमें डाले हैं। लोकल न्यूज के जितने भी जो आपके करंट अफेयर से रिलेटिव थे वो मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार बनाए रखिए, डेली वीडियो देखिए या सुनिए वीडियो को, और अपने करंट्स को, जो करंट्स इवेंट्स चल रहे हैं उनको और बेटर बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए पॉइंट्स के साथ, नए करंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।